Hello students, welcome. Today we are going to discuss very important topic torque. एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार जब ये टॉपिक आता है तो एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहले हम समझते हैं कि टॉर्क क्या है। हम सब लोगों ने दरवाजा खोला है, देख रहे हैं हम, जब हम डोर ओपन करते हैं तो एक हिंज होती है और उस हिंज पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से डोर खुलता है। तो हमको ऐसा लगता है कि डोर किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है ना। सो दैट टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क एंड टॉर्क हैज मेनी एप्लीकेशंस। गाड़ियां चलती हैं, टायर घूमता है बिकॉज ऑफ टॉर्क, दरवाजा खुलता है बिकॉज ऑफ टॉर्क, कोई भी चीज रोटेट होती है बिकॉज ऑफ टॉर्क। आप अभी जहां बैठे हैं, अगर गर्मी का मौसम है, पंखा चल रहा है बिकॉज ऑफ टॉर्क, एग्जॉस्ट फैन चल रहा है बिकॉज ऑफ टॉर्क, इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है बिकॉज ऑफ टॉर्क, इलेक्ट्रिक जनरेटर चल रहा है बिकॉज ऑफ टॉर्क। टॉर्क 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 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या होता है हम उसको समझते हैं यहाँ पर। उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक रॉड है मेरे पास, एक सिंपल वन डायमेंशन रॉड मान लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि इसकी विड्थ को लेंथ की कंपैरिजन में इग्नोर कर दीजिए आप, जस्ट टू अंडरस्टैंड। यू कैन टेक दैट विड्थ आल्सो इनटू अकाउंट। इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। और अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास का मिडिल पॉइंट पर होगा। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर इस सेंटर ऑफ मास पर अगर फोर्स लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स F लगाऊं, तो दिस बॉडी विल मूव, ये बॉडी मूव करेगी। दिस विल गिव मी द ट्रांसलेशन मोशन। और अगर वो ट्रांसलेशन मोशन देगी, बॉडी विल एक्सेलरेट। तो हम उस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वो आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू F/m, where m is mass of the body and F is the force applied on the body at the center of mass। लेकिन अगर फोर्स को सेंटर ऑफ मास से न लगा करके किसी दूसरे पॉइंट से लगाया जाए तो क्या होगा, इमेजिन। इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमने फोर्स यहां से न लगा करके इस वाले पॉइंट से फोर्स लगाना स्टार्ट किया। नाउ दिस बॉडी विल रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सर कैसे रोटेट, देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हमने एक रॉड को, इसी रॉड को मान लो कि हमने इसको नेल कर दिया, नेल एज एन, इस पे हमने बीच में कील से इसको घेर दिया। यहां पर ये नेल है, दिस इज एन आयरन नेल विच इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, नॉट टू स्केल। थोड़ा सा डेविएशन हो सकती है इधर उधर ड्यू टू फ्लॉप माई ज्योमेट्री, बट एनीवे लेट्स टेक इट इन दिस वे। ये एक नेल है और मान लो कि इस रॉड की लेंथ L है और इस रॉड का मास M है और मैंने फोर्स एक इस एंड से लगाया। सो दिस इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग on the rod. Now due to this rod will rotate about this point, about the center of mass. So this force is giving me the turning effect and that turning effect is called torque. So torque body पर लगेगा, उससे body rotate होगी। तो torque लगाने के लिए force तो important है ही, but ये भी ज्यादा जरूरी है कि force किस point पर लग रहा है। आपने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा, force is acting at the center of mass. Force लग रहा था but body was not rotating because force is acting at the center of mass. And if you do not apply force at center of mass but apply at any other point, then body will rotate. So अब ये body rotate करेगी और ये ऐसे घूमेगी। This is called a torque acting on the body and due to which this body is moving in a anti-clockwise manner. So and this distance जो यहाँ से यहाँ तक है, this is called perpendicular distance, R perpendicular. So there is one physical quantity involved in this situation which includes external force and which also includes perpendicular distance. So that quantity which is giving me the turning effect is called torque. So mathematically torque is R, this is a symbol of torque, tau is equal to R perpendicular multiplied by F. Very important quantity. This is the टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम इसको अगर डेफिनेशन में लिखेंगे, सो इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी ये फोर्स का एक टर्निंग इफेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। सो इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन बिकॉज ऑफ विच द बॉडी विल रोटेट। सो दिस टॉर्क इज मैथमेटिकली गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। Vector quantity SI unit is Newton meter, unit of
perpendicular distance is a meter, and unit of force is Newton. R is the position vector. It is a vector from the point जहां से बॉडी रोटेट कर रही है. तो अगर मैं यहां पर R परपेंडिकुलर का अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो दिस वेक्टर इज द R वेक्टर. दिस वेक्टर इज द R वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, यहां से. और F वेक्टर ये रहा जो ऊपर की तरफ लग रहा है. अब आप बोलोगे कि सर जरूरी, हमेशा जरूरी थोड़ी है मैं R परपेंडिकुलर लगाऊं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक रॉड लिया, ये मैंने एक रॉड ली और ये इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, अभी मैं सेंटर ऑफ मास नहीं मानता. सपोज जरूरी नहीं है कि बॉडी हमेशा सेंटर ऑफ मास के बाद मूव करे, किसी और पॉइंट के बॉडी मूव हो सकती है. मान लो ये पॉइंट हिंज्ड है, इस पॉइंट के बाद रोटेट कराऊंगा बॉडी को. लेकिन अब मैंने फोर्स परपेंडिकुलर न लगा करके मैंने फोर्स को ऐसे लगाया. दिस इज F. नाउ दिस फोर्स विल हैव टू कंपोनेंट्स. Only one component will give me the rotational effect. Other component will not give me the rotational effect. Let's see कौन सा component है. वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी होती है कि it doesn't change its direction if you drag it forward or backward. So अगर मैं यहाँ पर एक perpendicular ड्रॉप करूँ, so let us assume that this angle is theta from the vertical. So ये वाला एंगल भी थीटा होगा. So this means अगर मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट करूं, so this component will give me F cos theta and this component will give me F sin theta. And यहां से ये जो डिस्टेंस है, let's say this distance is R या L मान लेते हैं इसको. So अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, आप if you see it very carefully here, the perpendicular component which is here F cos theta, हमेशा sin theta लिखने की जरूरत नहीं है. So here it is F cos theta. So this F cos theta will rotate the rod about this point. On the other hand, F sin theta will try to compress it. So this force will not give me any turning effect, rather this force will give me the turning effect. This is very important to understand. Okay? और एक और एग्जांपल समझते हैं. मान लेते हैं कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है. दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस x, दिस इज वर्टिकल एक्सिस y, और यहां पर मेरे पास एक रॉड है. Let's say this rod has a length L. This rod has a length L and it has mass m. And let's say this is an angle theta from, makes an angle theta from vertical, something like this. So मान लो कि एक रॉड है, ये एक ऐसा मार्कर है and this point is fixed about the origin. तो ये कैसे घूमेगा? अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ऐसे घूमेगा, ये नीचे की तरफ ऐसे रोटेट होगा, है ना, ये रोटेट होगा. तो कोई ना कोई फोर्स है जो इस बॉडी को रोटेट करा रहा है. वो कौन सा फोर्स है? वो इस रॉड का वेट है. एंड वेट ऑफ द रॉड इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. तो वेट जो है वो सेंटर ऑफ मास से लग रहा है, यानी ऐसे लग रहा है. दिस इज mg, दिस इज mg विच इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. अब टॉर्क निकालने के लिए हमको पहले ये देखना होता है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, टॉर्क निकालने के लिए हमको ये देखना होता है कि बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है. बहुत सारे फोर्स भी लग सकते हैं, एक फोर्स लग गया mg. अब एक ऐसी डिस्टेंस ढूंढो जो उस फोर्स से 90 डिग्री का एंगल बनाए और एक्सिस से पास होके जाए जिस एक्सिस के बाद बॉडी रोटेट कर रही है. तो एक्सिस ये वाला है, जेड एक्सिस के बाद बॉडी रोटेट कर रही है, यानी एक्सिस ये वाला है. यानी कि अगर आपके पास R क्रॉस F का जो डायरेक्शन आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू R एज वेल एज F, थर्ड डायरेक्शन होगी. तो ये जेड एक्सिस है, इसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी. सो mg मुझे पता हो चुका है, mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. और हमारे पास ये एक डिस्टेंस है यहां पर, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज, ये मुझे निकालना पड़ेगा. सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट मी कॉल इट R परपेंडिकुलर. सो टॉर्क इस रॉड पर, जिसके कारण दिस रॉड विल रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द पॉइंट O, is given by torque is equal to R perpendicular into mg. Now what is that R perpendicular? This distance is L, so this is L by 2. If this is L by 2 and this angle is theta, ये वाला एंगल मैंने थीटा ले लिया, so this is L by 2, this angle is theta, so this distance, मुझे ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है मुझे, so this distance is L by 2 sin theta. So यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आगे जाके आ जाएगा, L by 2 sin theta multiply by mg, so that is equal to mg L by 2 sin theta. This is torque acting on the body. अब एक बार अगर मुझे टॉर्क पता चल गया तो मैं इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूं. कैसे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. सो नेक्स्ट इक्वेशन इज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा.
अगर अब मुझे पता चल गया कि इस बॉडी के अबाउट टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, इस पॉइंट ऊपर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे प्लीज, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा, सो टॉर्क इज इक्वल टू मेरे पास है इस रॉड का अगर मैं अल्फा निकालूं एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? सो टॉर्क इज mg sin theta by 2 multiply by L, where L is the length of rod, but मैंने L by 2 क्यों लिया? Because force और एक्सिस के बीच के जो ये डिस्टेंस है, दिस इज R perpendicular and this is L by 2, so this is L by 2 sin theta. और इसको मैं आगे जाकर लिखूंगा I alpha. Now moment of inertia of rod about center of mass is ml square by 12. तो about this point O it is ml square by 3. You can use the parallel axis theorem. यहाँ पर ml square by 12 plus m into L by 2 का square. So if you solve it, you get ml square by 3. So this is equal to ml square by 3 multiply by alpha. So यहाँ से you can easily calculate angular acceleration of the rod, and that alpha you can easily calculate. It comes out to be 3g sin theta by 2L. This is angular acceleration of the rod. ये अल्फा निकल चुका है, यू गॉट द अल्फा। आप ये भी पता कर सकते हैं कि इसकी लीनियर एक्सेलरेशन कितनी है। अब रॉड की लीनियर एक्सेलरेशन वेरी होती जाएगी, यहां पर कुछ और होगा एक्सेलरेशन, यहां पर कुछ और होगा, 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 यहां पर कुछ और होगा। क्यों होगा? आप देखिए, जब पंखा घूमता है सो जो आउटर एज होती है फैन की बहुत तेज भागती है, and as you are going from outer edge to the center, you see the center is almost remains at rest. That means center की acceleration ज्यादा नहीं होती है, but as you are going away from the center, acceleration of the linear acceleration increases. So A increases. So acceleration will not remain constant. Linear acceleration or tangential acceleration will not remain constant. ये वाली acceleration बहुत तेज होगी, ये थोड़ी और slow होगी, ये थोड़ी और slow होगी, ये थोड़ी और slow होगी, ये थोड़ी और स्लो होगी, ये बहुत स्लो हो जाएगी। सो ये कैसे निकालेंगे? अगेन अ सिंपल फॉर्मूला, A is equal to R into alpha, where R is the, so I'll write it something like this, A is equal to R perpendicular multiplied by alpha. Very important here. So this R perpendicular is the perpendicular distance from the axis of rotation to the point of observation. अगर आप यहां पर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर, सो आपके लिए जो आर परपेंडिकुलर होगा वो होगा ये डिस्टेंस। सपोज ये सेंटर है, सो दिस इज L by 2 और अल्फा तो आपको दे रखा है। अल्फा विल रिमेन कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट। जब एंगल थीटा है तो अल्फा ये है, अल्फा विल रिमेन सेम एट एनी गिवन इंस्टेंट। अगर आप थीटा चेंज करोगे तो अल्फा चेंज होगा नेचुरली, बट एक इंस्टेंट पर अल्फा कांस्टेंट रहेगा। ज्यो ज्यो आप पोजीशन चेंज करते जाओगे, एक्सेलरेशन विल कीप ऑन चेंजिंग, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यानी कि अगर हमको पता चल जाए कि बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो हम बॉडी पर टॉर्क निकाल सकते हैं, और टॉर्क निकल जाएगा तो हम बॉडी का, अगर मुझे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं उसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, मैं उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, मैं उसका लीनियर एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। आई कैन कैलकुलेट एवरी पॉसिबल फिजिकल क्वांटिटीज एक्टिंग ऑन द बॉडी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड पोजिशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक वर्टिकल वॉल और एक हॉरिजॉन्टल वॉल ले ली। मान लीजिए कि इसका वर्टिकल वॉल स्मूथ है, दिस इज स्मूथ, दिस इज स्मूथ, इट इज नॉट रफ, बट जो इसकी हॉरिजॉन्टल वॉल है दैट इज रफ, ये रफ है। और इस पर मैंने एक लैडर, एक सीढ़ी लटका दी है जिसका केवल साइड व्यू आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द साइड व्यू, ये इसका साइड व्यू। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो फिर आप टॉर्क से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसा दिखाई देगा आपको रॉड टॉर्क। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, इस पॉइंट को, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस अभी एक्ट कर रहे हैं इस रॉड पर। तो हमको निकालना क्या है, सपोज हमको ये एंगल मान लेते हैं, कोई भी एंगल दे रखा, मान लो हमको ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। हमको निकालना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, सिंस बॉडी इज एट रेस्ट, तो म्यू एस।
बिटवीन द रॉड एंड द ग्राउंड सो दैट द रॉड रिमेन्स एट रेस्ट। ये रॉड रेस्ट में है, सो फाइंड म्यू एस। म्यू एस क्यों बोला मैंने? क्योंकि रॉड अभी जो है वो रेस्ट में है, स्टैटिक है। स्टैटिक है तो बॉडी मूव करेगी नहीं, अगर करेगी नहीं तो म्यू एस लगेगा उस पर। ये रहा। अब कैसे निकालें? तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। लेट्स ट्राई। तो इस रॉड की लेंथ हमको एल दे रखी है, मान लेते हैं। तो एक तो इस पर फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी mg विच इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास m/g। एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर हियर। So let me call this normal reaction as N1, and normal reaction offered by the ladder from the vertical wall, let me call it N2, something like this. And ये smooth है तो यहाँ friction का कोई chance नहीं है। यहाँ now you see this rod will have a tendency to move this side, क्योंकि रफ है तो इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगी ये, बिकॉज अब ये नीचे स्लाइड होने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी पीछे लगेगी, एंड दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू म्यू एस इनटू N1। नाउ अब हमको ये फ्री बॉडी डायग्राम से हम देखेंगे। सो दीज टू वर्टिकल फोर्सेज आर बैलेंस्ड एंड दीज टू वर्टिकल फोर्सेज आर बैलेंस्ड। सो मैं क्या लिख सकता हूं? mg is equal to mu s into N1. This is equation number 1. And mg is equal to N1. mg is equal to N1 and mu s N1 is equal to N2. Horizontal forces are balanced, vertical forces are balanced. But यही इंफॉर्मेशन काफी नहीं है मुझे mu s निकालने के लिए, क्योंकि मुझे केवल m पता है और इसकी लेंथ पता है, एंड एंगल थीटा पता है। So this is not the appropriate, these two are not the appropriate equation to find out what is mu s. मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 एक्सिस हैं रेदर। एक एक्सिस ये वाला है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाला है, और एक एक्सिस ये वाला है। मैं इन तीनों एक्सिस में से किसी भी एक एक्सिस के बाद टॉर्क निकाल सकता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, टॉर्क हम किसी भी एक्सिस के बाद निकाल सकते हैं, हमारी चॉइस होती है, लेकिन हमको हमेशा वो एक्सिस चूज करना पड़ता है, या हमको हमेशा वो एक्सिस चूज करना चाहिए जिस एक्सिस के बाद कम से कम एफर्ट लगे, और वो एक्सिस हमारा ये वाला पॉइंट है। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो जिस एक्सिस के अबाउट से फोर्स जा रहे हैं वो फोर्स तो काउंट होंगे नहीं। टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। फोर्स तो N1 और Fs है इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन आर परपेंडिकुलर कहां है? वो तो है ही नहीं। तो ये दोनों बढ़िया हैं, हम इसके अबाउट निकाल सकते हैं। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, आप mg और N2 के अबाउट भी निकाल सकते हैं, यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर। सो मैं इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, यानी ऐसे टॉर्क निकाल रहा हूं, यानी ऐसे मैंने एक आयरन नेल डाली, ऐसे निकाल रहा हूं। तो अगर ऐसे होगा तो इससे क्या होगा? दिस mg विल ट्राई टू रोटेट इट इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड N2 विल ट्राई टू रोटेट दिस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जितना टॉर्क mg देगा उतना टॉर्क N2 देगा, तभी तो रॉड रेस्ट में है। सो यू मे से दैट द क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफर्ड बाय N2 is equal to anti-clockwise torque offered by mg about the point O. Let me call this point O. आप बोलोगे सर I don't agree with you, I'll not calculate torque about O, I'll calculate torque about P. You calculate torque about P. If you calculate torque about P, then you have to take 3 forces into account. If you calculate torque about N, this point, again you have to take 3 forces into account. But if you calculate torque about O, about axis O, then you will only take 2 forces into account. Easier for us to solve it. चलिए, सो अब हम यहां पर देखते हैं। तो mg ऐसे लग रहा है, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज r परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए इस एक्सिस से मुझे ये वाली डिस्टेंस मालूम चलनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सिस ऐसा है, mg ऐसा है, फोर्स n परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से फोर्स ऐसे और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ये वाली भी ले सकते हैं, अगर N2 ऐसे लग रहा है तो ये वाली डिस्टेंस, यानी ये वाली मैं इसको लेता हूं r डैश परपेंडिकुलर। सो दिस मीन्स टॉर्क ड्यू टू mg का मैग्नीट्यूड, I'll use another marker, is equal to torque due to normal reaction. दोनों बराबर होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन दोनों की उल्टा अपोजिट है। चलो mg के थ्रू निकाल लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा mg इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू N2 इंटू आर परपेंडिकुलर डैश, ये वाला। नाउ आई थिंक वी आर इन पोजिशन टू सॉल्व इट।
this is L by 2, this is L by 2, this is 90 minus theta, because this is theta, this is 90 minus theta, this is L by 2, so this will be L by 2 cos 90 minus theta, which is L by 2 sin theta. Do you agree with me? This is theta, 90 minus theta, L by 2, so this is L by 2 cos 90 minus theta. So this we got mg into L by 2 cos 90 minus theta, I am writing it in a proper way, is equal to n2 and r1 perpendicular, this distance. So this is your L by total distance L from here to here, this angle is theta, so this is L cos theta. So this is L cos theta. So now you have one more equation, which is mg by 2 sin theta is equal to mg by 2 sin theta is equal to n2 into cos theta. I am cancelling L on both sides. So from here, if you see, you can calculate n2 is equal to mg by 2 tan theta. Now you have this known value n2. You have you know this known value n2. Now you are in position to calculate theta mu s very easily. How? From equation 2. You see, this is mu s into n1. n1 is mg is equal to n2. n2 we just got, which is mg tan theta by 2 from this equation. You can cancel mg, say mg, you got mu s is equal to tan theta by 2, and you can easily check, because mu s is a dimensionless quantity, it should be always in terms of numbers, not in terms of any units. So you can easily check out whether your equation is coming out to be correct or not. So this is how we could easily solve the equations related to torque. Please understand, this is a very important topic. You will definitely find a good quality questions not only in school examinations, but also in any kind of competition examinations. Torque related questions always come in your exam. Two things you have to take into account. You can take torque about any axis, very important, but please understand, आप जिस axis के बाद torque निकाल रहे हैं, आप उसी axis के बाद moment of inertia भी निकालते हो. Second thing, alpha will remain constant at any instant, but tangential acceleration will keep on changing. I hope you like this class, and keep on sharing this video to your friends. See you. Have a nice time. Bye bye.